तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के मोस्ट ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 100% जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी मैंने आपको हिंदी सब्जेक्ट का जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है उन सभी वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। आप 100% श्योर हो जाएगा उसी वीडियो में से जो है आपका सारा क्वेश्चन जो है भिड़ने वाला है। ठीक है, और बच्चों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक से जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जैक्ट प्रश्न जो लगभग जो है आने के पूरे चांसेस रहती है, वे सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बता दूं कि आपके पाठ्य पुस्तक से जो गद्यांश दिए जाते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया उसको आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सुनना है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दिया गया है कि आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, या तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलते चले जाना ही उनके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंत विरोधियों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। तो देखिए ये जो गद्यांश दिया गया ना, ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इस गद्यांश से जो है ना आपके रिलेटेड जो है सवाल जो दिए जाएंगे उसको आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। यह गद्यांश किससे कौन सा चैप्टर से लिया गया है, इसकी लेखिका कौन है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आगे देखिए इसका रिलेटेड जो है सवाल दिया गया कि इस गद्यांश की जो है लेखिका कौन है। तो दोस्तों इस गद्यांश की जो लेखिका वो है मन्नू भंडारी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इस चैप्टर को आप लोगों को बता दूं कि ये जो है क्रांतिकारी जो रहते वो जो बच्ची यहाँ थी, वो बच्ची कौन सी थी? वो मन्नू भंडारी थी, जो कि अपनी जो है छवि को बरकरार बनाए रखती थी और अपनी सहजता को जो है बरकरार बनाए रखने के जो है प्रयास कर रही थी। ठीक है, वो एक क्रांतिकारी रूप में जो उभर रही थी। तो ये जो है मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है और ये गद्यांश दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए प्रश्न जो दिया गया है कि लेखिका के पिताजी कितनी तरह के और किन किन अंत विरोधियों में जी रहे थे। जैसे कि मैंने हम लोगों ने जो है यहाँ जो सब्जेक्टिव में जो आपका गद्यांश दिया गया तो उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा उसके संदर्भ में ही आपको आंसर लिखने हैं। अगर आपको भी आंसर नहीं मिल पा रहा है तो मिलता जुलता जो है आपको यहाँ पे शब्द बनाकर आपको अच्छे से आंसर जो है लिख देने हैं। ठीक है, आपको आंसर जो है आपका नंबर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि पिताजी के व्यक्तित्व का अंत विरोध यह था कि वे विशिष्ट बनने का मान सम्मान भी चाहते थे और सामाजिक छवि पर जरा सी आंच भी नहीं आने देना चाहते थे, अर्थात वे बिना कोई कीमत दिए यश लूटना चाहते थे। इस प्रकार से जो है इसका आंसर आप लोगों को देना है जो कि आपके गद्यांश में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है दिया गया है कि यहाँ किस डॉक्टर साहब का जिक्र और उन्होंने किसकी प्रशंसा की। देखिए डॉक्टर साहब का जो जिक्र किया है इस गद्यांश में, तो वो जो है किस डॉक्टर साहब का जिक्र किया गया है और वो जो लेखक है यानी लेखिका जो है वो किसकी जो है प्रशंसा की है इस गद्यांश के अनुरूप। तो आपको यहाँ पे बताना है बच्चों, उत्तर देना है कि यहाँ अजमेर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल की चर्चा की गई है। उन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला, उन्होंने लेखिका के धुआंधार भाषण के लिए उसे बधाई दी, उसकी जमकर प्रशंसा की और इससे जो है लेखिका का उत्साह बढ़ा। दूसरे, उन्होंने जो है लेखिका के पिता का मन बदला। लेखिका के पिता अपनी पुत्री को सरे बाजार, भाषण, हड़ताल आदि में भाग लेता देखकर शर्मसार थे और अंबालाल कौन है? वो जो है एक प्रतिष्ठित
डॉक्टर हैं, ठीक है, वो चिकित्सक हैं, उन्होंने जो क्या किया है कि लेखिका की प्रशंसा करके उनका मान सम्मान और गर्व को बढ़ा दिया। किसने? अंबालाल जो कि डॉक्टर हैं, किसका? लेखिका का, मन्नू भंडारी का। और उनको जो है, जो उनका पिताजी जो है शर्मसार महसूस करते थे, उनकी शर्मसार को भी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने दूर किया। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि लेखिका कितने दिन पहले और कहाँ के भाषण की चर्चा कर रही है। तो लेखिका जो है इस गद्यांश में कितने दिन पहले की भाषण की जो है प्रशंसा कर रही है, बात बोल रही है। तो आपको लिखना है कि उत्तर देना है कि लेखिका आज से 50 साल पहले अजमेर के भाषण की चर्चा कर रही है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मैंने पहले भी कहा था कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक को, ये वाला जो क्वेश्चन है फादर बुल्के का, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है 2 क्वेश्चन जो गारंटी है वो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, देख लेना है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, प्रश्न ये पूछा गया है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितियों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे, यानी कि जो है वो सबके प्रति जो है एक प्रेम भाव रखते थे, एकदम समान भाव को रखते थे। वे तरल हृदय के थे। कौन? ये बुल्के साहब, ठीक है। यानी कि फादर कामिल बुल्के जो है वो कौन से थे? वो क्या थे? तरल हृदय वाले व्यक्ति थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी प्रतीत होते थे, यानी हर दुख सुख में जो है वो शामिल होते थे। सुख में जो है बड़े बुजुर्गों की भांति जो है वो वात्सल्य देते थे, यानी कि जो है विचार देते थे, समझाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखना है कि उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर सत्वावना भी दी। यानी क्या है कि उसकी मृत्यु जब हो गई थी, जब वो लेखक के पुत्र का जो डेथ हुआ था, उसका जो है सारा उसको जो है वहाँ पे क्या था, सहलाना दिया गया था, ठीक है। तो आगे लिखना है कि वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है आंसर लिख देने हैं। ये जो आपका 5 नंबरिया में जो है सवाल ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था। तो कैप्टन जो है मूर्ति, यानी कि जो है जो मूर्ति था ना, वो उसका जो चश्मा जो है क्यों बार बार जो है बदल रहा था। पठित पाठ के आधार पर जो है आपको उत्तर देना है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार देना है कि कैप्टन अपने, देखिए इन्हें गिने, ठीक है। क्या लिखना है? इन्हें गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रति नेताजी की मूर्ति पर जो है लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस तरह से, यानी कि इस कारण जो है कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार जो है बदल देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रश्न ये दिया गया है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। ये जो सवाल है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार आने की पूरी संभावना है। इसको आप लोग अच्छे से जो है ध्यान में रखेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे, इसको याद कर लें। देखिए बच्चों यहाँ पे सवाल जो दिया गया था कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। तो इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और स्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे, ठीक है। क्या लिखेंगे? मुग्ध थे। मुग्ध मतलब वो जो है
उसी इस व्यवहार से जो है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको लगाव रखते थे सभी लोग, ठीक है। तो इसमें मुग्ध थे। आगे इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति की गीत टेरा करते थे, यानी कि प्रभु भक्ति की गीत जो है वो गाया करते थे। उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान हो जाते थे। इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर दे देना है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ना रिवीजन कर लेना बच्चों, क्योंकि ये जो है ना एग्जाम में ना आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये सवाल बार बार आता है, रिपीटेड किया जाता है और इस बार भी आने का जो है काफ़ी जो है चांसेस है। और देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि नौबत खाने में इबादत, ये भी पाठ से जो है सवाल पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है मैं पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं कि नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है। तो बच्चों उत्तर देना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि धार्मिक सद्भाव सबसे बड़ी चीज है। पहला पॉइंट में उत्तर देना है कि हमें अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धि पर भी गर्व नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है कि कला के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए, कला समर्पण भावना से आती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख देना है कि अपनी कला को कभी अंतिम ना माने, इसके विकास की संभावनाएं तलाशनी चाहिए, ठीक है। अपनी जो कला है उसको अंतिम आप लोगों को नहीं मानना है, उसको जो है विकास की संभावनाएं जो को है अपने तलाशते रहना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे तीसरा पॉइंट में बताना है। और चौथा पॉइंट में आपको दिखना है कि हमें सादगी एवं सरलता की जीवन जीना चाहिए, जो कि नौबत खाने की इबादत पाठ से जो है ये संदेश मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है 4 पॉइंट में इसका आंसर आपको लिख देने हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि अगला प्रश्न जो दिया गया है जो कि आपका पद्यांश है, ठीक है। पद्यांश की जो है कुछ पंक्ति है और इस पद्यांश को जो है ना अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये पद्यांश जो दिया गया है, पद्यांश ये है कि विकल विकल उम्मन विश्व के निधाग के सकल जन आए अगात दिशा से अनंत के घन शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस प्रकार से ये जो पंक्ति दी गई है ना, ये जो पंक्ति लिखी गई है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो है अनुसार ये लिखी गई है, ठीक है। और ये जो है ना ये आपको एग्जाम से पहले एकदम रिवीजन कर लेना है, क्योंकि बच्चों मैं बता दूं कि आपकी जो है ना कविता पाठ से, ठीक है, आपकी कविता पाठ से जो है ना एक जो है काव्यांश या पद्यांश कह सकते हैं, एक पद्यांश दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग रिवीजन कर लेना और जितना भी कविता है ना उसका जो है पद्यांश वाला जो है ना सारा चीज आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। और नहीं हो सकता है तो मैं आपको जो है क्लियर करा दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले सारा चीज मैं आपको करवा दूंगा। चलिए इससे रिलेटेड अब जो सवाल दिए गए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो इस पद्यांश से जो है सवाल पूछा गया है कि उपयुक्त काव्यांश के कवि का नाम है क्या है। तो मैंने अभी बताया कि ये जो है क्या है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है ये रचित रचना है, ये कविता है, ठीक है। ये जो है इसके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है कहता है कि कौन विकल और अनमने थे तथा क्यों। यहाँ पे देखिए कौन जो है विकल और अनमने थे और तथा क्यों थे, ये जो सवाल पूछा गया है। तो बच्चों इसका उत्तर देना है कि विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे, वे भीष्म गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कवि जो है क्या कहते हैं, शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पे वो जो है उन्होंने यह जो है पंक्ति लिखी है। और शीतल कर दो और बादल गरजो जो है ये जो है ग्रीष्म ऋतु से जो है यानी गर्मी के कारण जो लोग जो है व्याकुल हो रहे हैं, अनमने थे, उनके लिए जो है उन्होंने जो है यहाँ पे दुख जो है व्यक्त किया है। और शीतल कर दो बादल गरजो यानी कि बारिश होने की जो है यहाँ पे उन्होंने चर्चा की है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि कवि जो है बादल से जो क्या कहता है, बरसने के लिए कहता है ना, कहता है कि गर्मी है आप जो है बारिश कर दो, शीतल कर दो, उन्होंने ये कहा ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे। इस प्रकार से जो है बच्चों इसको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि यह काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो यह काव्यांश जो है यह
उत्साह कविता से लिया गया है। ठीक है, यह कविता जो है वो उत्साह कविता से जो है ली गई है। ठीक है, ये काव्यांश पंक्ति जो है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिया गया है कि इसमें निगाध का किसका प्रतीक है। देखिए इसका उत्तर देना है कि यह काव्यांश जो है, यह प्रस्तुत जो काव्यांश है यह जो है त्रिपाठी के द्वारा, यानी कि दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा जो है उत्साह कविता से लिया गया है। इसमें जो है निगाध भयंकर तप्त सूर्य अथवा सांसारिक कष्टों का जो है प्रतीक को यहाँ पे बोध किया गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर देना है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है ना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए सवाल इस प्रकार से बच्चों की कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो बच्चों उत्तर देना है कि कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला पॉइंट देना है कि बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास को बुझाने वाला है। दूसरा पॉइंट देना है कि बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है, यह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी। ये 2 पॉइंट देना है। और आगे जो है 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं कि बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। चौथा पॉइंट देना है कि बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। पांचवा पॉइंट देना है कि बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है। और छठा पॉइंट लिख देना है कि बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है। और जो है इस प्रकार से बच्चों आपको जो है पॉइंट देने हैं, यानी कि टोटल जो है 6 पॉइंट में देने हैं। और इसमें आपको जो है ना जो है 3 अंक वाला जो सवाल है उसमें यह प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जो है दीर्घ उत्तरीय सवाल है जो कि आपके 3 अंक वाले में पूछे जाएंगे। यहां पे दिया गया है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसको आप लोग अच्छे समझे, इसको रिवीजन कर लेना। देखिए दोस्तों इसका उत्तर देना है कि मां अपने दुख सुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी, वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह ले दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कौन अकेली रह जाएगी? माँ जो है अकेली रह जाएगी। इसलिए जो है दोस्तों माँ को अपनी बेटी जो है अंतिम पूंजी लगती है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं, उत्तर दे देने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलें। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न की ओर जाने से पहले आपने अभी तक इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करते जाएंगे। देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न दिया गया है जो कि 3 अंक वाले सवाल है, यानी कि तीसरा 3 अंक जो है इसमें दिए जाएंगे। देखिए सवाल इस प्रकार से दी गई है बच्चों की बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर देना है, देखिए दंतुरित मुस्कान जो है ना उस कवि जो है कविता से जो है यह प्रश्न लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं आप मुझे जो है कमेंट में जरूर बताइएगा इसके रचनाकार कौन है। चलिए इसके उत्तर बता देता हूं कि बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। इस प्रकार से उत्तर आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। देखिए बच्चों जब भोलानाथ को जब चोट लगता है खेलते समय, वह अपने साथियों को जब देखता है तो वह सिसकना छोड़ देता है या भूल जाता है। या भोलानाथ को जब उसके पिताजी डांटते हैं, फटकारते हैं तो भोलानाथ जो है सिसकना शुरू कर देते हैं, रोने लगते हैं। माता की आंचल ये चैप्टर से लिया गया है और उसी से जो है 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ जो है इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से जो है उसको सारे क्वेश्चन को देख लेना। देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो बच्चों उत्तर देना है कि घर में माँ बच्चे के लाख
छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसे सिर में चुल्लू भर करवा तेल यानी कि सरसों का तेल जो है डाल देती थी। वह सिर को जो है तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी, यानी कि सिर पर जो है चपचपा तेल जो है लगाकर जो ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती। इस प्रकार माह के हट से तंग आकर बच्चा जो है सिसकने लगता था। साथ ही बच्चों यहाँ पे ये भी बताना है कि उसके पिताजी के डांट फटकार से भी बच्चे सिसकना शुरू कर देता था। तब वह बापूजी के गोद में जाकर, देखिए यहाँ पे क्या है, जो उसकी माँ जो है उसको लार द्वार से जो है कुर्ता पजामा पहना के, कुर्ता टोपी पहनाकर, बिंदी लगाकर, अच्छे से जो है उसके तेल सिर पर जो है तेल लगाकर जो भी ये करता था, प्यार जताता था, तो बच्चे को जो है इसमें जो है वो बच्चे तंग आ जाते थे, ठीक, और वो सिसकने लगता था। तब वो क्या करता था, तब वह बापूजी की गोद में सिसकते बाहर आता था। तब बाहर आते ही उसकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिल जाता था। तब वह अपने खेल के, ठीक है, अपने खेल के, यहाँ पे खेल होगा, अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। हमारे विचार से वह खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों उत्तर आपको लिखना है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके 2 सवाल जो है आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, जो कि एक अथवा में होता है, ठीक है, तो उसको आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वह क्वेश्चन बताने वाला हूं और वह क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन पेपर में छप चुका है, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रश्न दिया गया है, अथवा में दिया गया है दोस्तों कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेड सवाल है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था, उसके आसपास जो है शून्य था। वह जो है पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी थी, क्योंकि सितारों की इस रोशनी में वो जो है पूरी तरह से जो है गंतोक लगा चुकी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका उत्तर आपको लिख देना है, इसको आप लोग अच्छे से रिविजन करेंगे। साथ ही बच्चों आपको जो है ना रचना लेखन से भी सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि रचना लेखन को आप लोग भी अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा प्यारा झारखंड, विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, उसके बाद बिरसा मुंडा, ठीक है, ये जो है 4 से 5 टॉपिक मैंने अभी जो बताया, उसको आप लोग रचना लेखन के रूप में आप लोग अच्छे से निबंध को जो है तैयार कर लेना, ठीक है। और दोस्तों आपको एक जो है जो कोरोना था उसका पर भी जो आप निबंध जो है तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो मैंने 5 टॉपिक मैंने बताया उसको आप लोग कर लेना, वो एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है पूरा जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, और भी क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक